गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक और सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। ये 2019 का सैम्पल पेपर है। पहले हम सेक्शन पे जाते हैं मेंटल एबिलिटी के, और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो होंगे वो उसमें ऑड वन आउट आपने ढूंढना होगा। फर्स्ट है, अगर यहाँ पर मैं ऑड वन आउट देखूँ तो सब में वाई जो है वो किस तरह से बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। सिर्फ बी में वाई जो है वो सीधा बना हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें ऑड वन आउट क्या होगा, डी होगा, क्योंकि बाकी तीनों में इंटरसेक्शन के लिए एक ही पॉइंट मिला हुआ है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आर यू एन, बट यहाँ पर क्या आ गया, के आ गया, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। कम टू नंबर 4, अब यहाँ पर क्या है, जितनी नीचे अंदर लाइन सेगमेंट है उतने ही सर्कल है। 3 है तो ट्राइंगल है, 4 है तो स्क्वायर है, 5 है तो पेंटागन है, सिर्फ इसी में ही फर्क है। नेक्स्ट आपके 5 से 8 क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें एक फिगर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, उसे आपने ढूंढना है। फिफ्थ में अगर मैं इसकी रिजेम्बलेंस देखूं तो हमारा ऑप्शन सी से बिल्कुल मेल खाती है ये। कम टू क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ ये फिगर मिल रही है ऑप्शन सी से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो ये फिगर मिल रही है ऑप्शन नंबर डी से। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर मैं बात करूं इस फिगर की तो ये मिल रही है आपकी ऑप्शन नंबर बी से। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में क्या करना है, हमने मिसिंग पार्ट को फिलअप करना है और फिगर को कंप्लीट करना है। अब देखिए इस फिगर को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ तो सर्कल वाली कौन सी फिगर है, आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से 16 आपने क्या करना है, एक पैटर्न चल रहा है उसी को फॉलो करके हमने 4th फिगर को सीरीज में कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखो, यहाँ ऐसा है, जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा आपका वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगी, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखो ये इधर है, ये इधर है, ये इस तरफ है, तो ये निशान इस तरफ आएगा, तो ये निशान किस तरफ है, इधर और इधर है। ठीक है। अब हम ट्राइंगल देख रहे थे, ट्राइंगल इधर है, इधर है, इधर है, तो ट्राइंगल कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, तो हमारा निशान कौन सा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ देखने के लिए माइनस का निशान इधर है, इधर है, इधर है, तो माइनस का निशान इस तरफ जाएगा। और अगर हम दूसरा देखें तो प्लस का निशान इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो प्लस का निशान इधर जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 16th का, तो इसका ऑप्शन सही होगा सी पोर्शन। नेक्स्ट हम आते हैं 17 से 20 में आपको रिलेशनशिप दिखानी है और उसी को देखकर आपने फिगर को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये रिलेशनशिप में क्या है, ये साइन बड़ा हो गया है, तो ये साइन भी बड़ा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार बन जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये देखिए, ये जो एरो का निशान है वो 90 डिग्री पर मुड़ गया, यानी 90 डिग्री का रोटेशन मिलेगा, तो रोटेशन अगर मिलेगा तो ये फिगर इस तरह से आ जाएगी, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें क्या है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इस फिगर में, देखो क्या है, जो सबसे अंदर की फिगर है वो सबसे बाहर आ गई है और जो सबसे बाहर की फिगर है वो अंदर चली गई है, बस हमें ये ढूंढना है। तो हमारी सबसे बाहर की फिगर क्या है, ट्राइंगल। हम देखते हैं सबसे अंदर ट्राइंगल कहाँ पर है, इन तीनों में है। और सबसे अंदर फिगर क्या है, सर्कल, ये सबसे बाहर चली जाएगी। सबसे बाहर कौन सी फिगर है, हमारी फिगर है ये ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, अब 21 से 24 में आपको एक फिगर दी होगी, ज्योमेट्रिकल फिगर, उसे आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, हमें उस पार्ट को ढूंढना है जो कि उस फिगर को कंप्लीट करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ जो फिगर आएगी बेटा वो कुछ ऐसे आएगी, है ना, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूँ तो मैं उसे कुछ ऐसे बनाऊंगी और यहाँ कलर कर दूंगी, तो मेरा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ बेटा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, तो इसका मतलब मेरा ये ऑप्शन नहीं बैठेगा, मेरे पास ये ऑप्शन मेरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट फिगर बात करूँ तो अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ तो इस तरह से मेरे पास फिगर आएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से 28 आपको मिरर इमेज के क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अब यहाँ पर अगर मैं मिरर इमेज बनाऊंगी बेटा तो ये जो साइड है वो इस तरफ चली जाएगी, उल्टी हो जाएगी, और ये हमारा उल्टा एन जो है वो सीधा एन में बन जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूँ तो ये पोर्शन हमारा लेफ्ट में चला जाएगा और ये वाला हमारा राइट में आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा साइन थोड़े से। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो मेरा जो जेड का निशान है वो इस तरह से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स हो जाती है इसमें फिगर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर अगर मैं फिगर बनाऊँ तो एफ जो है उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा और एन हमारा उल्टा हो जाएगा इस तरह से। तो हमारी कौन सी फिगर बनेगी? हमारी फिगर बनेगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 29 to 32, अब इसमें क्या करना है? पेपर को फोल्ड करना है, कट करना है और फिर हमें ओपन देखकर उसकी इमेज देख के बतानी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसे करेंगे तो ये चारों फिगर आ जाएगी ऐसे। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये पेपर यहाँ से भी फोल्ड हो रहा है, तो याद रखना जो फिगर यहाँ बनेगी वो यहाँ बनेगी और वही चारों में भी ऐसी ही आएगी। ठीक है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। तो हमारी कौन सी फिगर आ रही है? हमारी फिगर आ रही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब यहाँ कट किया, इसको अगर खोलेंगे तो ये यहाँ पर भी आएगा और ये यहाँ पर आएगा। फिर हम जब ऊपर का खोलेंगे तो ये डब्बे बर्फी यहाँ पे बन जाएगी और कट के निशान यहाँ पे आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसको हम खोलते हैं, क्योंकि ये डायगोनल वाली फिगर है तो जो हम यहाँ खोलेंगे वही पैटर्न यहाँ पे बनेगा बट रिवर्स में बनेगा। तो अगर इसको खोलेंगे तो ये फिगर यहाँ आ जाएगी, इसको खोलेंगे तो ये फिगर यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 33 से 36 में हमें कटआउट से फिगर निर्माण करनी है। पहले में देखते हैं, इस फिगर को हम ढूंढते हैं तो हमारी फिगर यहाँ पर बन रही है, देखो बेटा। अब इसमें हमें ये देखो, ये जूते वाली फिगर ढूंढनी है, जूते की तरह है ना ये फिगर ऐसे। तो ये फिगर कहाँ बन रही है? ये सिर्फ यहाँ बन रही है, देखो, बाकी जगह पर नहीं बन रही। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 35 की बात करूँ तो ऑप्शन बी जो है, सिंपल लग रही है फिगर, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करती हूँ तो ये फिगर है, देखो ये दोनों रेक्टेंगल्स आपके दिख रहे हैं और ट्राइंगल, और यहाँ पैरेललोग्राम दिख रहा है। अब 37 से 40 आपने हिडन फिगर ढूंढनी है। ये फिगर कहाँ छुपी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में। अब ये फिगर की बात करूँ तो कई बच्चे मानेंगे कि मैडम ये फिगर है, बेटा याद रखो ये कॉर्नर्स पे नहीं छू रही है, तो ये सेंटर में आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए। तो हमारी फिगर ये बनेगी, ऑप्शन नंबर डी। 39 की बात करती हूँ तो मेरा एफ छुपा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट फिगर की बात करूँ तो बेटा यहाँ और यहाँ पे कोई फिगर बन नहीं रही और यहाँ पे भी पूरा हमारा निशान जा नहीं रहा, तो हमारा निशान कुछ इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। नेक्स्ट हम आते हैं मैथ्स के पार्ट पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सम विल बी अमाउंट टू 6600 इन 4 years। 8% इंटरेस्ट है उसका, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो x मानते हैं और हमें ये पता है कि वो x जो है बढ़कर इतना हो गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम हमारा जो मेन अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देते हैं और यहाँ PRT का फार्मूला लगा देते हैं, जिसमें प्रिंसिपल जो है वो x है, रेट हमारा 8% दे रखा है और टाइम दे रखा है 4 साल डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब इसको हम आगे लेके चलेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ। तो 100 आ जाएगा गुणा करके 6600 माइनस x बराबर है x गुणा 8 चौक 32। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 32x बराबर है, इसको मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो ये आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 100x। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इस 100 को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 132x बराबर आ गया 6,60,000 और यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 को हम नीचे लेके चले जाएंगे और यहाँ से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 एकम 11, 12 13 11 दूनी 22, 11 6 66, 1 2 3 4, 12 पंजे 60, 5000 आ गए हमारा आंसर। तो हमारा सही उत्तर होगा 5000। हमारा सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो निकलेगा।
नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इसी को सॉल्व करते हैं, डिवाइड के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन करेंगे। 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 हो जाएगा 4/7। इसको काट लेंगे, आंसर आ जाएगा 4। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/2। तो 3/2 जमा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 3, 4 दूनी 8/2, यानी कि 11/2 हमारा अंदर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आंसर अंदर का आ जाएगा 11। अब हमारे पास 15 दूनी 30 और एक 31/2 माइनस 11। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 31 माइनस 22, तो आंसर आ गया आपका 9/2। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय दिस। बिल्कुल एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा आपका 60। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी सही है। 0 ऑड नंबर है, नहीं इवन नंबर, नहीं प्राइम नंबर। 0 इज नीदर ऑड नंबर और नॉर एन इवन नंबर, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 अंडे थे, तो टोटल एग्स हो गए आपके, यहाँ पर लिख लेती हूँ, टोटल एग्स जो थे वो 500 और उसके 3/25 टूट गए। हम क्या करेंगे, 500 का 3/25 निकाल लेंगे। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो आपके आ गए अंडे 60 अंडे टूट गए। तो हम क्या करेंगे, 500 में से हम 60 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 440। ठीक है, अब इनको क्या करना है, 440 का भी 4/5 जो है वो बिक गए। तो अब हम क्या करेंगे, 440 का 4/5 हम निकाल लेते हैं। 5 एकम 5, 5 8 40 और 5 8 40। ठीक है, तो ये आ गया आपका 352, यानी 352 अंडे जो है वो बिक गए हैं। तो कितने रह गए, कितने थे हमारे पास, 440 थे। तो अब हम क्या करेंगे, 440 में से 352 को माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 88, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर एक आदमी जो है ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और अपने डेस्टिनेशन पे 10 मिनट लेट पहुंचता है, और यदि वो अपनी स्पीड को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करे तो वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो बताइए डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा। यहाँ मैं बता दूँ, दोनों ही केस में डिस्टेंस सेम रहेगा, बट स्पीड का फर्क है, और हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट केस में निकालते हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, स्पीड हमारी कितनी थी, फर्स्ट केस में स्पीड हमारी थी 30। अब फर्स्ट केस में टाइम कैसे नहीं, वो 10 मिनट लेट पहुंचा है, तो इसका मतलब अगर कोई एग्जैक्ट टाइम होगा उसमें 10 मिनट लेट पहुंचा है तो मुझे 10 उसमें जोड़ने पड़ेंगे, कितने में से, 60 में से। ठीक है, आउट ऑफ 60, तो यहाँ पर यह चीज़ आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। यह हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट बनी है जो पहली उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी थी। अगर मैं दूसरे डिस्टेंस की बात करती हूँ तो वहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो स्पीड उसमें कितनी हो गई, उसमें हो गई 42 है। अब वहाँ पर क्या है, वो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुँच जाता है तो हम टाइम में से उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 मिनट पहले का मतलब क्या हुआ, यही हो गया ना, यही टाइम आ गया। तो यहाँ 1/6 जो है वो माइनस होगा, इसमें 1/6 प्लस हो जाएगा, बस। अब आपने, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो हम यहाँ बराबर का निशान लगा लेते हैं। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो 30 गुणा ये हमारा हो जाएगा 30t, मैं इसको दूसरे पेज पे ले लेती हूँ, तो हमारा हो जाएगा 30, यहाँ लिख लेते हैं t, 1 प्लस इज इक्वल टू 42t 1/6। यही थी ना हमारी इक्वेशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 30t आ गया, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर है 42t, और इसको करेंगे 6 सत्ते 42, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो -3। अब t वाले सारे इकट्ठे कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 42t माइनस 30t बराबर है, अब ये 5 कहाँ, ये प्लस का है, तो हम इस 7 को इधर ले आएंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 और 5 12। तो 42t में से 30 चले गए, आपके रह गए 12t बराबर 12, तो t आ गया 12/12, यानी कि 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 घंटा। अब हम इस टाइम को फॉर्मूले में लगाकर हम निकालेंगे डिस्टेंस। अब हमारा फार्मूला क्या था, हम पहला वाला फार्मूला लगा लेते हैं, 30 गुणा t प्लस 1/6। तो हमारा टाइम क्या आया था, 1 घंटा, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं,
1/6। तो हमारा आंसर आ गया है 30 प्लस 6 पंजे 30 5, तो यानी आ गया 35 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। वो एक स्टेशन को लीव करती है 6 घंटे आफ्टर अ गुड ट्रेन। ठीक है, जो मालगाड़ी है जो उस स्टेशन से निकली है 6 घंटे पहले लीव कर चुकी है और उसको ओवरटेक कर लेती है 4 घंटे में। यहाँ दो ट्रेन की बात हो रही है, एक पैसेंजर ट्रेन की और एक मालगाड़ी ट्रेन की। मालगाड़ी ट्रेन जो है वो जिस स्टेशन से गुजरती है उसके 6 घंटे बाद पैसेंजर ट्रेन आती है और उसको वो यानी पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी ट्रेन को ओवरटेक कर लेती है 4 घंटे के अंदर ही। तो हमें गुड ट्रेन की मालगाड़ी की जो ट्रेन है, मालगाड़ी जो है उसकी हमें स्पीड निकालनी है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम यहाँ पर दो ट्रेन्स बनाते हैं, एक बनाते हैं पैसेंजर ट्रेन, एक बनाते हैं हम गुड्स ट्रेन। ठीक है, मालगाड़ी ट्रेन। अब पैसेंजर ट्रेन जो है उसकी स्पीड क्या है? 80। ठीक है, और टाइम क्या है उसका? 4 घंटे। क्यों? क्योंकि वो 4 घंटे के अंदर जो है वो मालगाड़ी की ट्रेन के पास पहुंच जाती है, यही मानेंगे ना। अब हम गुड्स ट्रेन की बात करते हैं। गुड ट्रेन की हमें स्पीड नहीं पता, तो हम यहाँ पर उसको मान लेते हैं x। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा बताओ। अब ये जो गुड ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से कितने घंटे पहले निकली हुई है? 6 घंटे पहले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 6 और 4 को जमा कर देंगे, क्योंकि 4 घंटे तो यही ले रही है और वो जो निकली है वो पैसेंजर ट्रेन से 6 घंटे पहले की निकली हुई है। तो पहले का निकली हम जमा कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 10 घंटे का। ठीक है, अब आपको पता है चाल जो होती है, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम की। तो डिस्टेंस के बराबर होगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो पहले केस में हमारी जो स्पीड है वो कितनी है? 80 और टाइम कितना है? 4 घंटे। अब दोनों केस में डिस्टेंस बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन इस ट्रेन के बिल्कुल पास आके उसको ओवरटेक कर रही है, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर हो गया। इसने भी वही डिस्टेंस ट्रेवल किया जितना इसने किया, तो हम डिस्टेंस को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकला है? स्पीड कितनी हमारी? x है और टाइम कितना लगा है? 10 घंटे। बस यहाँ पर आ गया 10x बराबर है 320। तो x कितना हो गया? 320 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 32 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक आर्टिकल है जिसे हम 500 रुपये में बेचा गया तो उसको लॉस होता है। अगर वही आर्टिकल 700 रुपये में बेचा जाए तो उसको लॉस का 3 गुना ज़्यादा लाभ होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। हम इसे मान लेते हैं x। ठीक है, मान लिया कॉस्ट। अब पहले केस में मुझे हुआ है लॉस। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस जो होता है वो ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 500, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस 500, ये मेरा लॉस आ गया। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट प्राइस कितना लिया हुआ है? x माइनस 500, ये मेरा आ गया लॉस जो मुझे हुआ। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है? मुझे गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? x। बस हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमें ये देखना है इन दोनों को इक्वल कैसे करना है, क्योंकि ये 3 गुना है लॉस से। तो मेरा लॉस कितना है? ये है ना। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 700 माइनस एक्स बराबर है 3 गुना मेरा लॉस कितना है? x माइनस 500। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 700 माइनस एक्स बराबर है 3x माइनस 1500। अब 1500 को मैं इधर ले जाऊंगी तो माइनस वाला निशान प्लस में बदल जाएगा। तो मैं यहाँ पर करती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा। मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। 700 माइनस एक्स बराबर है 3x माइनस 1500। तो इसको मैं 1500 को इधर ले जाती हूँ। 15 और 7 22 हो गया, 2200 आ गया। ठीक है, और इस x को इधर ले जाती हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। तो 4x बराबर है 2200। x कितना हो गया? 2200 बटा 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 550। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 550। नेक्स्ट सवाल है कि एक फ्रूट सेलर है, उसने जो नींबू लिए हैं वो 2 लिए हैं 1 रुपए के। देखो ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं नींबुओं का। कैसे निकालेंगे? 2 नींबू लिए हैं 1 रुपए के, तो 1 नींबू कितने का लिया होगा? 1/2 रुपए का। ये पहले नींबू का कॉस्ट प्राइस आ गया 1/2। अब उसने बेचे कैसे हैं? सेलिंग प्राइस निकालते हैं। कैसे बेचे हैं?
₹5 के 3 नींबू बेचे हैं, सॉरी उसने बेचे हैं 5 नींबू ₹3 के, यानी 5 नींबू बेचे हैं ₹3 के, तो 1 नींबू बेचेगा 3/5 रुपए का। तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब वो क्या कह रहा है, मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है कि मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो बेटा प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय ये जितना प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है ये कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो हम इसको इसके नीचे कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं, जो कि हमारा कितना है 1/2, यही तो है हमारा। तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका फार्मूला होता है। अब हम इसी को करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, हमारा आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 6 और 5, यानी ऊपर का तो आ गया 1/10 और कॉस्ट प्राइस जो है वो डिवाइडेड बाय 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 1/10 भाग 1/2। तो जब हम इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम निशान को खोलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/10 गुणा, भाग किस में बदल जाएगा, गुणा के निशान में 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और गुणा हमारा 100 है। तो 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 20%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20% उसको लाभ हुआ। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, कितने रेक्टेंगुलर स्लैब इतने सेंटीमीटर बाय इतने के कवर करेंगे फ्लोर को अगर हॉल की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्लैब निकालना है। नंबर ऑफ स्लैब कैसे निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्लैब। ठीक है, अगर मैं हॉल के एरिया से को डिवाइड कर देती हूँ स्लैब के एरिया से, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे कितने पत्थर चाहिए या कितनी टाइलें चाहिए, सिंपल। अब एरिया फ्लोर क्या है, एरिया फ्लोर है 12 मीटर और 10 मीटर। अभी बेटा ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर को सेंटीमीटर में। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 12 मीटर में कितने हो जाएंगे 1200, ऊपर आ जाएगा 1200। अब ये इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी 100 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ हॉल। एरिया ऑफ स्लैब हमारा दे रखा है 10 गुणा 8। बस अब इसे काट लो, कितना आया, यहाँ से यहाँ कट गया और यहाँ कट गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है, और इसको काटेंगे तो 150 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15,000 जो है वो स्लैब्स चाहिए हमें। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 2 सॉलिड क्यूब्स हैं, ये क्यूब बनाया हमने, ठीक है, दूसरा क्यूब भी इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो अब जब हमने क्यूब जोड़ा है तो होगा क्या, अब देखो ये क्यूब है 10 का, ये भी लंबाई 10 की हो गई, चौड़ाई उसकी 10 की 10 रही, ऊंचाई उसकी 10 की 10 रही, सिर्फ उसकी लंबाई, क्योंकि हमने उसको लंबाई में जोड़ा है। और वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 20, चौड़ाई कितनी है 10 और ऊंचाई भी 10 है, तो कितना आ जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 5 मिनट पास 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे इस तरह से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब -1 इज मल्टीप्लाइड बाय सेल्फ 100 टाइम्स। अब -1 जो है वो 100 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है जब ये -1 ऊपर इवन नंबर आता है, तो जब माइनस माइनस से गुणा होता है तो क्या होता है, प्लस का निशान आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर ये इवन नंबर है तो हमारा साइन, तो हमारा आंसर आ जाएगा +1, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि ये कोई प्लॉट है, उसकी जो ब्रेथ है वो x मान लेते हैं और जो लेंथ है वो 2 गुणा x है, बस, क्योंकि उसने बोला ना डबल है। और स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइज 8, ठीक है, स्विमिंग पूल हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है, साइज 8 है, तो ये स्क्वायर है, तो जो लंबाई है वही चौड़ाई भी है। ऑक्यूपाइज 1/8 ऑफ पोजीशन, यानी यहाँ अंदर का एरिया निकालना है। तो मुझे एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, पहले तो मैं इसका एरिया निकालूंगी, ये एरिया हो गया 2x², और फिर मैं पूल का एरिया निकालूंगा। पूल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और 1/8 है, 1/8 का मतलब है ऐसे 8 और आएंगे तभी तो पूरा पूल कवर होगा ना। तो क्योंकि 1/8 पोर्शन है ये कवर करता है ना, 1/8 करता है इसका, तो टोटल कितने करेंगे, इसको 8 करेंगे, बस मेरे पास फार्मूला आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, x² बराबर है
इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 चौक 8, 8 अट्ठा 64, 64 गुणा 4, 4 चौक 16 से 6 चौक 24 और ये 25, 256 है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो 256 का अगर हम निकालते हैं तो हमारे जो प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 और 128 दूनी हो गया 256। तो हमारा देखिए जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दो में से एक को लेते हैं, इन दो में से एक को लेते हैं, इन दो में से एक लेते हैं, इन दोनों में से एक लेते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी उसकी, तो हमारी लेंथ अगर हमने निकाली हो तो हमने लेंथ निकाली थी 16 और सॉरी ब्रेड्थ निकाली थी 16 और जो लेंथ है वो उससे दुगनी है तो ये आ जाएगी 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है ना, तो हमारी 32 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन है नंबर्स बताने हैं, नंबर्स ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो पहले तो मैं 3 और 5 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, है ना। इनका एलसीएम कितना आ गया, जब दो नंबर दे रखे हो दोनों प्राइम हो तो उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया पहला 15, तो इसका दूसरा होगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105। बट उसने फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है तो 100 से कम की संख्या लेनी है, तो यहाँ गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आंसर आ जाएगा 6 जो है वो मल्टीपल्स हैं इसके, जो कि 100 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पर 5 की वैल्यू है 50 और यहाँ पर है 5 लाख। ठीक है, बस इनको जोड़ दो तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, अब डिफरेंस निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर 5 अंकों का। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा इन संख्याओं से, नंबर लिख लेते हैं एक बार हम, 0 3 6 7 और 9। देखो बच्चा, जब दिए हुए अंकों और उससे बड़ी संख्या निर्माण करनी हो तो सबसे पहले हम इसे अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 9, फिर उसके बाद आएगा 7, फिर 6, फिर 3 और फिर 0। अब बनाना है मुझे स्मॉलेस्ट नंबर। जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है अब तुम कहोगे कि इसमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटी संख्याओं को पहले लिखना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बट हम 0 को नहीं लिख सकते क्योंकि अगर मैं 0 यहाँ लिखूंगी तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, जबकि मुझे 5 अंकों की संख्या चाहिए। तो 0 को हमेशा मैं सेकंड नंबर पे लिखूंगी। तो 0 से बड़ा क्या आता है, 3 आता है ना, और उसके बाद हम 0 लिख देते हैं। उसके बाद बड़ा है 6, फिर 7 है और फिर 9 है। अब क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, माइनस करना है हमें। माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6। तो हम माइनस कर लेते हैं, 10 में से 1, 12 में से 7 गए 5, ठीक है, और 15 में से 6 गए 9, 6 और यहाँ पर बच जाएगा 6, 6 6 9 5 1। क्या आंसर आ रहा है हमारा, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5045 ग्राम। देखो जब हम इसको किलोग्राम में लिखेंगे 1 10 100 को छोड़ देंगे, जो बच जाएगा वो हमारा किलोग्राम में होगा और ये सारा ग्राम्स में जाएगा बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 किलो 45 ग्राम, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 150% प्रतिशत है तो 100 कर दिया, 0 से जोड़ 5 दिए 15, 5 दूनी 10 यानी कि 1.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं। जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 7.50। इसको और इसको माइनस और माइनस वाले को भी ऐड कर लें, तो जब माइनस और माइनस वाले को 1.25 और 3.80 इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 5.05। बस इनको क्या करना, माइनस कर लो। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 4 और यहाँ 7 में से 5 गए 2, 2.45। अब वो कह रहा है इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो चलो जी इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 बचा, 5 दिन 45, 49/20। तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन ए, 20 गुणा 2 40, 40 और 9 49/20। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए अब हम पैसेज पे आते हैं। नीम ट्री इज नोन एज विलेज फार्मेसी, दवा खाना बोलते हैं फार्मेसी को, ड्यू टू इट्स मेडिसिनल बेनिफिट ऑफ द सीड्स, bark and leaves. It is also called the arista, अरिष्ट in Sanskrit, which means perfect, imperishable, कभी ना खत्म होने वाला, complete. Neem oil plays an important role in pest control.
It can also be used as a replacement of mosquito repellent. Neem seed cakes are used to treat chicken pox. नीम की twigs जो होती हैं जिसे हम दातुन कहते हैं, that are used as a toothbrush in villages. The bark and roots are also used in powder form to control fleas and ticks. ठीक है, जो जोक टाइप पे होती है ना, जो पेट्स पे लग जाती है, उनको कंट्रोल करने के काम आता है। तो ये हमारा पैराग्राफ। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फार्मेसी का मतलब होता है मेडिकल स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द नीम ट्री दैट इज यूजफुल टू फार्मर। वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि उससे तेल बनता है ना, और उसे पेड़ पौधों पर छिड़कते हैं तो कीड़े नहीं लगते। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट फॉन्टलेस भी होता है, फ्लॉलेस भी होता है, सीमलेस भी होता है, बिना किसी परेशानी के जोड़ के। और सिनोनिम इसमें नहीं है, वो आएगा ब्लेमिश करना। ब्लेमिश का मतलब होता है कलंकित करना। नेक्स्ट हम आते हैं पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। नीम डैश इज यूज एज टूथब्रश। नीम की ट्विग्स इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर, पैसेज पे। इट वॉज अजीत बर्थडे, ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैड गैदर्ड, ही रिसीव्ड मैनी गिफ्ट, देयर वर बुक्स, टॉयज एंड क्लोथ. Ajit's aunt gave him a surprise gift, a rose sapling. Ajit liked his aunt's gift the best, at once ran to the garden, planted the sapling. Ajit watered the plant every day. As soon as he woke up in the morning, he would rush to see how much the plant had grown. One day he saw 2 little roses peeping out. He kept watching the buds bloom into beautiful yellow roses. He was happy and thrilled. With his mother's help, he plucked the flowers. He gifted the first 2 roses to his mother and sister. Ajit decided to plant more sapling in his garden. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अजीत बेस्ट बर्थडे गिफ्ट वॉज रोज सैपलिंग, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, एज सून एज द अजीत वोक अप ही रश टू सी द सैपलिंग, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है हाउ मेनी रोजेस अपीयर्ड फर्स्ट, सबसे पहले 2 आई थी बट्स. नेक्स्ट है अजीत गिफ्टेड द फर्स्ट 2 रोजेस टू हिज मदर एंड सिस्टर. नेक्स्ट है द वर्ड थ्रिल्ड का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड होता है. नेक्स्ट हम आते हैं पैसेज ट्री पर. इंडिया इज अ लैंड ऑफ पिलग्रिम. पिलग्रिम मतलब तीर्थ, और पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्राएं. जैसे हम हरिद्वार जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, ये सब तीर्थ यात्राएं कहलाती हैं. These holy places, whether in the hills or in plains, are generally situated on the river bank or by the sea. It is not only by the religious people who visited these places of pilgrimage, but also the traveler and sightseer from all over India and abroad. मतलब यहाँ पर रिलीजियस लोग तो ज़्यादा जाते हैं, ट्रैवलर्स और साइट सीयर्स भी जाते हैं, देश विदेश से घूमने के लिए सैलानी भी जाते हैं. Wherever 2 or more rivers meet, pilgrims come to bathe and worship because that place is supposed to be holy. ठीक है. One such place is Haridwar, which is situated on the bank of river Ganga. Question है holy places are visited by religious people, sightseer as well as by the travelers. Next, which one of the following is a synonym of the word generally? Generally का मतलब होता है अक्सर, usually. Next, the place is considered holy where 2 or more river meet. Here are the antonyms of the holy. Holy पवित्र को कहते हैं अपवित्र या दूषित या cursed, श्रापित. नेक्स्ट है पीपल कम टू बेथ एंड वर्शिप इन द गंगा एज इट वाटर इज होली. 75th है पीपल गो ऑन अ पिलग्रिमेज बिकॉज दे आर रिलीजियस. लास्ट पैराग्राफ. Chewing gum was discovered by 1000 years ago by the Mayans in the Mexican jungle. They found a liquid leaking from the sapodilla tree. ठीक है. It is oozed out. It is thickened into something that they called chicle. And this was chewable and tasty. And today the workers are called chicklers. Chicklers still collected chicle. The chicle is boiled to remove the water and then it is made into slabs. मतलब बड़े बड़े उसके फट्टे बनाए जाते हैं. 30 pound each और 14 kilogram each. Then these slabs are sent to gum factory and there is mixed with the several ingredients to sweeten, soften, flavor and color the gum. यानी जितने भी आप chewing gum खाते हैं ना वो यहीं से मिलती है. क्वेश्चन पे आते हैं. डैश डिस्कवर्ड द chewing gum. किसने डिस्कवर की थी? मायंस ने. नेक्स्ट है these are the worker who collect the chicle. कौन है ये करते हैं? chicklers. Next है slab of the chicle are sent to gum factories. Next है several ingredients are added to chicle to do all of the following except. मतलब जो चिकल हमें मिलता है उसमें क्या क्या ऐड किया जाता है वो नहीं बताना, जो नहीं ऐड किया जाता है उस पर करना है. देखो उसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है, उसमें स्वीटन किया जाता है, उसको सॉफ्टन किया जाता है. थिक तो वो ऑलरेडी होता है तो उसको थिकन नहीं किया जाता. अगर थिक हो जाएगा तो बबल गम चबाई कैसे जाएगी? तो एक्सेप्ट्स थिकन्स, उसको लूज करते हैं. नेक्स्ट है सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यह है स्टोरी ऑफ द च्यूइंग गम. तो इसके साथ आज की बच्चों वीडियो होती है समाप्त. आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे. मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलेंगे अगली वीडियो में जिससे मैं एक और पेपर लेकर आऊँगी विद एक्सप्लेनेशन. टेक केयर.